हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएस बूस्टर एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेजर ग्रुप्स क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, फूड का प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कैसा होता है और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं और इनको देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। इनको मेजर 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 फंजाई, नंबर 3 एल्गी और नंबर 4 प्रोटोजोआ और नंबर 5 वायरस। नॉर्मली जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पूरी तरीके से हार्मफुल नहीं होते हैं। उसमें से जो मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। लेकिन उनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया जो होता है वो सिंगल सेल होता है और ये क्या होते हैं, वायरसेस से थोड़ा सा बड़े होते हैं। इनको हम फर्दर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। किसके बेस पे, इनके शेप के बेस पे, रॉड शेप, कोन शेप और स्पाइरल शेप। अगला आता है फंजाई। फंजाई क्या होता है, यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर दोनों ही होते हैं। इनके एग्जांपल होते हैं मशरूम, पेंसिलियम और एस्पेरागस। नॉर्मली इनको फूड की तरह से भी यूज किया जाता है। अब ये कहाँ पर ग्रो करते हैं, इस बेस पे इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सैप्रोफाइट्स। अगर फंजाई हमारी कहाँ पे ग्रो कर रही है, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो कर रही है, तब इसे हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट। और अगर ये लिविंग एनिमल या लिविंग बॉडी के ऊपर ग्रो कर रही है तब इसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। अब आता है एल्गी। एल्गी जो क्या एल्गी होता है वो कैसा होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सिंगल भी होते हैं और मल्टी सेलुलर दोनों प्रकार के होते हैं। अगर हम सिंगल सेल की बात करें या यूनिसेलुलर की बात करें तो इसका एग्जांपल होता है क्लैमाइडोमोनास। अगर हम मल्टी सेलुलर एल्गी की बात करें तो ये होता है स्पाइरोगायरा। अब एल्गी जो होती है वो प्लांट की तरह से होती है और ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और ये नॉर्मली कहाँ पर पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। अब अगला आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हमारे जो होते हैं वो यूनिसेलुलर क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। ये अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं और हम इनको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। इनका एग्जाम्पल होता है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। इनके एग्जाम्पल नॉर्मली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब अगला आता है वायरस। वायरस जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे स्मॉल होते हैं और क्या होता है, दे आर नॉट सेल। ये जो होते हैं वो सेल नहीं होते हैं क्योंकि इनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, इनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। और ये क्या करते हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो इन्हें किसी दूसरी सेल में इंटर करना पड़ता है। इनके अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये है प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम और ये है यूग्लिना। अब अगर एल्गी की बात करें तो ये यूनिसेलुलर एल्गी और ये मल्टी सेलुलर एल्गी। वायरस, वायरस के बारे में हमने पढ़ा कि इनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती और इनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। अब आता है कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं और ये किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहला आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम। ठीक है, फूड आइटम को बनाने में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं, जैसे कर्ड, ब्रेड और चीज बनाने में। इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, टू प्रोड्यूस एल्कोहल, वाइन और विनेगर। मतलब इन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए हमें बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। तीसरा, एग्रीकल्चर, टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। फोर्थ आता है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। एंड 5 है फॉर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट। एंड नंबर 7 एज सोर्स ऑफ फूड। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड भी यूज किया जाता है। अब सबसे पहला आता है मेकिंग कर्ड। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। नॉर्मली हमने देखा है अगर एक बाउल में मिल्क लिया जाए और उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल करके हम ओवरनाइट के लिए रख देते हैं तो मॉर्निंग में हमारा मिल्क जो होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कर्डलिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कर्डलिंग बोलते हैं। अब इसके पीछे के हम केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। हम सब जानते हैं कि दूध में कौन सा शुगर पाया जाता है, लैक्टोज शुगर पाया जाता है। और जब हम इसमें कर्ड डालते हैं तो लैक्टोज किससे रिएक्शन करता है, लैक्टोबैसिलस से रिएक्शन करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस से रिएक्शन करके काहे में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी प्रोसेस के द्वारा मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इसी तरीके से चीज बनाने के लिए भी लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नीड होती है। अगली चीज आती है ईस्ट का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, ईस्ट भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ईस्ट का यूज हम नॉर्मली ढोकला बनाने में, इडली बनाने में या फिर केक बनाने में या ब्रेड बनाने में यूज करते हैं। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ईस्ट को जब हम इनका बैटर तैयार करते हैं तो फ्लोर में आटे में इसको मिक्स कर देते हैं। अब ये क्या करता है, आटे के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, ईस्ट जो होता है वो ग्रो करता है, उसमें रिस्पायरेशन होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब जब उसको हम
हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकल जाती है, अब उसकी जगह वो स्पॉन्ज जैसा बन जाता है। इसलिए ईस्ट डालने से हमारी इडली क्या होती है, वो स्पॉन्जी बनती है, ब्रेड हमारा स्पॉन्जी बनता है, ढोकला हमारा स्पॉन्जी बनता है। अगला आता है कि एज अ सोर्स ऑफ फूड, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज करते हैं। पहला आता है एडिबल फंजाई के रूप में, जैसे मशरूम को हम यूज करते हैं। ये क्या होते हैं, रिच होते हैं किस चीज में, प्रोटीन से रिच होते हैं। सीवीड है, इनको चाइना और जापान में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगला आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डिकम्पोजिशन और क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। नॉर्मली हमारे सराउंडिंग में अगर कुछ ऐसा मटेरियल पड़ा है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, खराब है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करते हैं, उसको सिंपल केमिकल और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस में चेंज कर देते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिसर्स या डिकम्पोजर्स बोलते हैं। डिकम्पोजर क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं, और जो केमिकल इनऑर्गेनिक सबस्टेंस हैं उनसे हमारा नया प्रोडक्शन होता है। डिकम्पोजर इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। इसका बाई प्रोडक्ट के रूप में मीथेन गैस हमको मिलती है और बायोगैस भी इसी के द्वारा मिलती है। अगला आता है प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। नॉर्मली जब हमारी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक जो होता है वो कैसे काम करता है, एंटीबायोटिक दो तरीके से काम करता है। एक तो बैक्टीरिया को की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, और दूसरा क्या होता है, उसको 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 ईट कर लेता है, बैक्टीरिया को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरीके से एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। एंड लास्ट इज वैक्सीन। वैक्सीन क्या होते हैं, वैक्सीन जो होते हैं वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट कर देते हैं, और वैक्सीन भी कैसे बनते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही बनाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और वो क्या करते हैं, डिजीज को कॉज करते हैं। अब ये होता है कि ये हमारे कांटेक्ट में कैसे आते हैं, ये कैसे हमारे तक पहुंचते हैं, तो ये पहुंचते हैं बाय एयर, बाय फूड, बाय वाटर और बाय डायरेक्ट टच। या तो हम एयर से हमारे अंदर बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, या फूड से आएगा, या फिर वाटर से आएगा, या फिर हम डायरेक्ट किसी बीमार पर्सन को जब टच करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में डायरेक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर कभी कभी कुछ कैरियर्स होते हैं जैसे इंसेक्ट, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, इनके द्वारा भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। अब अगली चीज आती है हमें फूड का प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। अगर हम फूड को नॉर्मली कुछ ज्यादा देर तक के लिए रख देते हैं तो फूड क्या होता है, वो खराब हो जाता है, उसमें बैड स्मेल आने लगती है। ये होता है ऑक्सीडेशन के कारण। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं और उसका टेस्ट जो होता है वो चेंज होने लगता है। अब इसकी हम प्रॉपर डिफिनेशन पे आते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। The process by which spoilage of food by microorganisms is prevented is called food preservation। इसको हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। अब मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, पहला तो आता है ड्राइंग। अगर हमको जिस प्रोडक्ट को प्रिजर्व करना है उसको हम ड्राई कर दें, जैसे पल्सेस हैं, वेजिटेबल हैं, स्पिनच है, कॉलीफ्लावर, इनको अगर हम धूप में सुखा देते हैं तो ये बहुत दिनों तक प्रिजर्व रहते हैं क्योंकि इसका वाटर और मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाता है। अगर हम बॉईल कर दें, जैसे मिल्क को या वाटर को हमको प्योर करना है और इसको रखना है तो हम क्या करेंगे, इसको बॉईल कर देंगे तो ये प्रिजर्व रहेगा। रेफ्रिजरेटर, अगर हम फ्रिज में किसी चीज को रख देते हैं तो वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है और वो चीज हमारी सही से रखी रहती है। पाश्चराइजेशन, पाश्चराइजेशन जो होता है वो नॉर्मली किसमें होता है, मिल्क में पाश्चराइजेशन होता है। पाश्चराइजेशन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक मिल्क को हम गर्म करते हैं और उसके बाद सडनली कूल कर देते हैं, तो उससे जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और मिल्क हमारा काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अगला आता है साल्टिंग एंड एडिंग शुगर। अगर हमको कोई चीज प्रिजर्व करनी है तो या तो हम उसमें साल्ट ऐड कर दें या उसमें हम शुगर ऐड कर दें। तो साल्ट नॉर्मली जो हम अचार बनाते हैं, पिकल बनाते हैं, उसमें हम साल्ट ऐड करते हैं। जैम और मुरब्बा बनाने के लिए हम नॉर्मली शुगर को ऐड करके हम प्रिजर्व करते हैं। अगला आता है बाय यूज ऑफ केमिकल। कुछ फूड आइटम को हम केमिकल डाल करके प्रिजर्व करते हैं, या फिर एडिबल ऑयल उसमें डाल देते हैं, विनेगर डाल देते हैं, या फिर सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को ऐड करके हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। नॉर्मली जैम और केचप केमिकल के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। अगला आता है कैनिंग, प्रॉपर स्टोरेज बाई पैकिंग। अगर हमें किसी फूड आइटम को कैन में प्रिजर्व करना है तो हम क्या करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीट करेंगे ताकि उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर उसमें ड्राई फ्रूट और वेजिटेबल को पैक कर देते हैं, तो इस तरीके से वो काफी दिनों तक हमारा सुरक्षित बना रहता है। अब अगला आता है व्हाट हैपन इफ फूड इज नॉट प्रिजर्व प्रॉपर्ली। अगर हम फूड को प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और वो फूड हमारे लिए क्या होगा, पॉइजनस हो जाएगा। उसको अगर हम इंटेक करेंगे तो हमें पॉइजनिंग हो जाएगी, डायरिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन जैसे सिम्टम कॉज होंगे। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर पेंसिलियम कॉज फूड पॉइजनिंग। They produce toxic substances in food item in which they
ग्रो, जहाँ पर ये ग्रो करते हैं तो वहाँ पर पॉइजनस सब्सटेंस को क्रिएट करते हैं। बच्चों इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको दोबारा पढ़िए और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।